तो वो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो वही रिलेटिविटी से रिलेटेड है, और ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जिस्टेंस में आई। और ये अपने तरह का एक अजीब सा या फिर कहा जाए स्पेशल टाइप का एक्सपेरिमेंट था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो फेलियर, जिसका फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट था। जनरली जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उनका सर वो जो पास होते हैं, वो जो रिजल्ट देते हैं, मतलब वो सक्सेस होते हैं, तब हमारे काम के होते हैं। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसका फेलियर हमारे बड़े काम का था। वेल, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है फ्रॉम इंटरफेरेंस, देन वी कैन मूव ऑन टू द डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट यूनिट। सर मेरा था एक। हाँ बोलो। सर वो जो सीडी का आपने बताया था ना, हाँ सर उसमें हम जो स्टेप होता है उसकी विथ λ/4 क्यों लेते हैं? और कोई क्यों? विथ अच्छा देखो, λ/4 लेने से होगा ये कि जो भी लाइट रे उस स्टेप पर इंसिडेंट हो रही होगी वो उसके पाथ में डायरेक्टली λ/2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो सर वो पार्ट डिफरेंस के लिए ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, केवल पार्ट डिफरेंस के लिए, जिससे कि जो भी कंडीशन पहले वाली हो वो रिवर्स होकर λ/2 उसमें ऐड हो जाए। तो अगर वो मिनिमा की कंडीशन फॉलो कर रही होगी तो वो अब मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो करने लगेगी, और अगर मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो कर रही होगी तो अब मिनिमा की कंडीशन फॉलो करने लगेगी। तो केवल इसलिए किया जाता है, इससे कि हम इंफॉर्मेशन को 1 to 0 और 0 to 1 चेंज कर सकें। ओके सर। और कोई किसी का कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो? सर एक वो वाला समझा दो। क्या? वो सर वेज से पहले वाला कौन सा था सर? वो तुम बताओ। 2 म्यू डी कॉस थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा वाला कराना था सर, रिफ्रैक्शन के थ्रू जो होता है। डिफ्रैक्शन के थ्रू? हाँ जी सर, वो ट्रांसमिटेड। डिफ्रैक्शन तो अब स्टार्ट हो रहा है सर रिफ्रैक्शन ट्रांसमिटेड रे वाला। अच्छा मुझे बताना थिन फिल्म से जो पास होता है। ठीक है, मुझे बताना किसकी बात कर रहे हो। ट्रांसमिटेड लाइट ये वाला। अच्छा, इसमें ये ट्यूमिडी कॉसार कैसे आया है, इसका डेरिवेशन, राइट? हाँ जी सर। तो देखो, हमें मालूम करना है। अच्छा, ये लाइट रे थी, नॉर्मल आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से वो स्प्लिट हो गई। पहली लाइट रे गई सी टी के फॉर्म में और दूसरी लाइट रे गई सी डी, देन डी ई, देन ई यू, और इंटरफेरेंस होगा ई यू और सी पी के बीच में। हमें मालूम करना है इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा? डेफिनेटली अगर हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वेव फ्रंट आया, नया वाला वेव फ्रंट आया। तो क्या किया हमने, एक वेव फ्रंट बनाया, इसके बाद पार्ट डिफरेंस क्रिएट एक्स्ट्रा नहीं होगा, यहाँ तक पार्ट डिफरेंस आएगा। कहाँ से स्टार्ट होके? पॉइंट सी से स्टार्ट होगा। ठीक, अच्छा अब कितना है पार्ट डिफरेंस? सी डी प्लस डी ई माइनस सी पी। ठीक, और जो सी डी प्लस डी ई है इसमें म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें हमने ऐसा किया कि इस पॉइंट सी से इस डी ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिवाइड हो गया डी क्यू प्लस क्यू ई में। ठीक, तो इसे डी ई को लिख दिया डी क्यू प्लस क्यू ई। अच्छा, अब देखते हैं आगे, ये क्यू ई स्पेशल है कैसे? देखो, यहाँ क्यू ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल अगर आर है, हाँ सौरभ स्नेल्स लॉ लगा देंगे फिर इसके आगे बता दो। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है, म्यू इंटू क्यू ई इक्वल टू सी पी आया। अच्छा, तो म्यू इंटू क्यू ई, ये और सी पी दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा। अब सी डी प्लस डी क्यू चाहिए, सी डी प्लस डी क्यू। हमने क्या किया, ये जो परपेंडिकुलर था, नॉर्मल था, ये इसे आगे एक्सटेंड किया, और ये डी ई था, डी या डी क्यू था, इसे भी आगे एक्सटेंड किया। यहाँ क्रॉस करते हैं। अब क्योंकि ये एंगल आर है, ठीक, और ये एंगल आर है, ये वाला एंगल भी आर होगा, तो ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये तीसरी लाइन, थर्ड लाइन इसे कट कर रही है, तो ये वाले एंगल्स सेम होंगे, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स एफ डी सी और एफ डी आई, इन दोनों में ये वाला एंगल सेम है। ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में, क्योंकि नॉर्मल था ये, ठीक, क्योंकि पैरेलल फिल्म थी, और एफ डी कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, एफ डी आई एंड एफ डी सी। हाँ जी सर। तो अब इसमें आई डी और डी सी आर द सेम, तो जहां पर भी डी सी आ रहा है वहां पे डी आई लिख सकते हैं। ठीक, तो डी सी की जगह डी आई लिखेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी क्यू आई
this CD plus DQ means IQ. अच्छा, again FC equal to FI where FC is D is the thickness of film, तो ये भी D हुआ, तो ये IC हुआ twice of D. ये एंगल 90 डिग्री है. इस राइट एंगल ट्राइंगल CQI में दिस इज 2D इज हाइपोटेनियस और हमें मालूम करना है ये विद दिस एंगल. इसके लिए IQ दिस इज बेस, तो 2D cos ऑफ R हुआ IQ. सिंपली IQ को 2D cos R लिख दिया और बस म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया. ओके सर. ठीक है, और कुछ तो नहीं? नहीं सर. कोई और क्वेश्चन हो किसी और का इंटरफेरेंस में? तो हम वापस आते हैं. यस, तो डिफ्रैक्शन. ठीक, अच्छा डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ है पहले कि दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. तो उसका एक एग्जांपल है ये पूल वाला एग्जांपल. ठीक, सपोज ये एक पूल है और इसमें ये बाउंड्री है इसकी, इसमें छोटा सा एक होल किया हुआ है. तो इसे दो तरीके से देखा जा सकता है. पहला, वाटर जब इसमें से होके पास होता है तो एक्सपेंड होता है. दिस इज वन टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन. लेकिन डिफ्रैक्शन जनरली हम वेव के केस में करते हैं. तो अगर ये जो पूल था इसमें कोई वाटर था, वाटर पे कोई प्लेन वेव जनरेट होती है, वो वेव आगे बढ़ती है और वो वेव इन दोनों ऑप्टिकल से तो रुक जाएगी. ये जो होल है दोनों के बीच में स्पेसिंग है, इसमें से वही प्लेन वेव जो लिनियरली आ रही थी वो अब बैंड होकर ठीक इस तरह की सर्कुलर वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेगी. तो दिस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ दिस वाटर वेव, जो यहाँ पर प्लेन थी और अब यहाँ पर चारों तरफ पहुंचने लगी. पहले इसकी डायरेक्शन केवल स्ट्रेट इस ऑप्टिकल की ओर थी, अब ऑप्टिकल से दूसरी तरफ भी होगी. ठीक, तो अब ये जो वेव थी ऑप्टिकल की जो वाल थी, वाल की तरफ मुड़ गई. दिस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ दिस वाटर वेव. इसी तरह का डिफ्रैक्शन लाइट में भी होता है. दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ लाइट वेव डिफ्रैक्शन. वो क्या कि अगर हमारे पास कहीं एक ट्यूबलाइट हो दूर डिस्टेंस बहुत दूरी पर और उसके पास में एक कोई स्लिट हो और स्लिट में से हम थोड़ी दूरी से ही उस ट्यूबलाइट को देखें तो ट्यूबलाइट की इमेज हमें ऐसी दिखाई देती है. सेंटर पर मेन ट्यूबलाइट, उसके बाद हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स दिखाई देते हैं. ठीक, इसी तरह से अगर एक छोटा सा होल हो और उसमें से लेजर को पास कराएं तो लेजर भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं. दूर अगर दीवार पर हम लेजर को फॉलो कराएं क्योंकि आंखों से देख नहीं सकते, ठीक, हमारे हाथों में लेजर हो और उसे इल्यूमिनेट कराएं किसी वाल को और बीच में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दें तो बस दीवार पर हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, इस तरह का. ठीक, तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ रियल एग्जांपल्स ऑफ लाइट वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये है क्या. इसमें डिफ्रैक्शन में तुमने जैसा पढ़ा है कि ऑब्स्टिकल की वाल से लाइट का या वेव का बेंड हो जाना, दिस इज डिफ्रैक्शन. ठीक, तो सिंपली ऐसा डिफ्रैक्शन है. अगर यहाँ पर भी एक ऑब्स्टिकल होता तो दूसरी तरफ मुड़ जाती लाइट रे. लेकिन ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगी बहुत अच्छे से. ठीक, क्योंकि ये लैम्डा के ऑर्डर की होती है. अच्छा, अब अगर ये दूसरा वाला जो ऑब्स्टिकल की वाल थी इसे पास लाने लगे, सपोज इतने पास लाए, तो ये भी यहाँ से भी बेंड हुई लाइट रे, यहाँ से भी बेंड हुई. अगर इन्हें और ज्यादा पास लाएं और इन दोनों की जो स्पेसिंग है वो लैम्डा के ऑर्डर की कर दें तो ये बेंडिंग एप्रिसिएबल होती है और हमें इसका इफेक्ट भी दिखाई देने लगता है. ठीक है, तो दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट और द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सिंपली डिफ्रैक्शन ऑफ वेव. ठीक, अच्छा तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हुई कि सिंपली द बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू द वॉल्स ऑफ ऑप्टिकल. ठीक, और यही है, इसीलिए हमें जनरली आवाज सुनाई देती है. आवाज जो साउंड है, साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और इसीलिए जो ये ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर जिसमें स्पेसिंग ऐसी रखें हम ऑब्स्टिकल की जिससे कि हमें एप्रिसिएबल बेंडिंग दिखाई देने लगे, ठीक है, फील होने लगे, वो भी बहुत ज्यादा होगी. ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर्स लैम्डा होता है. तो अगर मीटर डिस्टेंस की भी एक स्लिट होगी हमारे पास तो साउंड की बेंडिंग में मालूम पड़ेगी और साउंड का डिफ्रैक्शन हमें शो होगा. और मीटर का मतलब सिंपली हमारे जो खिड़की दरवाजे होते हैं घरों में, ठीक, वो मीटर के लेवल के होते हैं. तो इसीलिए किसी दूसरे रूम में अगर कोई आवाज हो तो वो बैंड होकर डिफ्रैक्शन के थ्रू हमारे पास पहुंच जाती है. इवन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तब. ठीक, दिखाई इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि लाइट की वेवलेंथ उतनी नहीं है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है. तो उसके बेंडिंग के लिए जो स्लिट है, स्लिट की विड्थ लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए. ठीक है,
अच्छा, हमने पहले कंडीशंस पढ़ी थी इंटरफेरेंस की, वो क्या थी? कोहेरेंट सोर्सेज, एम्पलीट्यूड का लगभग सेम होना, पाथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, ये भी थी। साथ ही साथ एक पोलराइजेशन वाली कंडीशन भी थी कि पोलराइजेशन भी सेम तरीके का होना चाहिए। ऐसा ना हो पहली वाली दो लाइट रेज जो इंटरफेयर कर रही हैं उनमें से पहली वाली लाइट रे का पोलराइजेशन एक्स एक्सिस की ओर हो और दूसरे का वाई एक्सिस की ओर। ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दोनों में इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक। अच्छा, तो दोनों का ही या तो एक्स एक्सिस में पोलराइजेशन होना चाहिए, मतलब वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर या तो दोनों के ही एक्स एक्सिस की तरफ हो या दोनों के ही वाई एक्सिस की तरफ। ठीक। अच्छा, अगर हम एग्जांपल देखें इसका इंटरफेरेंस का, तो ये है व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस। और ये दिस इज द पैटर्न बाय डिफ्रैक्शन। ठीक। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग जैसे ही होते हैं। ठीक। इवन डिफ्रैक्शन के लिए भी हमें इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्रैक्शन शो करने के लिए भी जो लाइट रेज, एक ही वेव की लाइट रेज डिफ्रैक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, उनमें इंटरफेरेंस होता है। लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके का फिनोमेना शो होता है। ठीक। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है और डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसीलिए इस डिफ्रैक्शन को नेम ही अलग किया गया। सो दिस इज डिफरेंट देन इंटरफेरेंस। जबकि पैटर्न शो करने के लिए, डिफ्रैक्शन का पैटर्न शो करने के लिए भी इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है। अगर वहां इंटरफेरेंस नहीं होगा तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न भी शो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसका रिजल्ट डिफरेंट होता है, इसलिए दिस ब्रांच इज डिफरेंट देन इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम ये देखें कि सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, देन वी कम टू नो द साइज ऑफ द स्लिट जिससे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इंटरफेरेंस जनरली होता है इनफाइनाइटली स्मॉल विथ की स्लिट से। अगर हमारे पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो स्लिट थी, जो होल थे, वो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस के थे, उनकी थिकनेस बहुत कम थी। ठीक। और वो इतनी कम थी कि वो लेमडा से भी कम थी, लेमडा ऑफ द लाइट से भी कम थी। और जब ऐसा होता है तो हमें केवल इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम उस स्लिट की विड्थ को इंक्रीज करते जाते हैं और वो स्लिट की विड्थ इंक्रीज होकर लेमडा के ऑर्डर की हो जाती है, देन वी सी अ डिफरेंट पैटर्न एंड दैट पैटर्न इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक। तो अगर इस तरह से देखा जाए, देन डिफ्रैक्शन इज n टेंड टू इनफाइनाइट लिमिट ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस जिन स्लिट से हो रहा था, वैसी इनफाइनाइट स्लिट्स, बहुत सारी नंबर ऑफ स्लिट्स हमने पास पास रखकर एक बड़ी स्लिट बना ली है, एंड दैट लिमिट इज फॉर डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस ये हुआ कि डिफ्रैक्शन एक फाइनाइट विड्थ की स्लिट से होगा और इंटरफेरेंस इनफाइनेटिमली स्मॉल विड्थ की स्लिट से होगा। ठीक है। कुछ रिपीट कीजिए एक बार ये लास्ट लाइन जो आपने कही। हाँ, डिफ्रैक्शन के लिए जो स्लिट की विड्थ होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक। फाइनाइट का मतलब उसकी विड्थ लेमडा के ऑर्डर की होनी चाहिए, लेमडा ऑफ द लाइट, या फिर जो भी वेव है जिसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, स्लिट की विड्थ उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक। हम आगे भी देखेंगे और हम प्रूव भी करेंगे, फॉर्मूला से भी प्रूव होगा कि लेमडा से छोटी डिस्टेंस नहीं हो सकती विथ उसकी विथ स्लिट की विथ लेमडा से छोटी नहीं हो सकती फॉर डिफ्रैक्शन। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जो विथ है स्लिट की वो लेमडा से छोटी हो, एंड उसे हम लेमडा से भी छोटी विथ को हम बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल विथ। ठीक। तो ये अब लिमिट है कि इंटरफेरेंस के लिए इनफाइनेटेसिमली स्मॉल विथ ऑफ द स्लिट एंड डिफ्रैक्शन के लिए फाइनाइट विथ ऑफ स्लिट। ठीक है। अच्छा, और ये केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो ये कि अगर हम उनके पैटर्न को देखें और मिनिमा और मैक्सिमा की इंटेंसिटीज को देखें, तो जनरली मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी की होती हैं इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, और डिफ्रैक्शन में लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें मैक्सिमाज की इंटेंसिटीज भी डिफरेंट होती है। ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा इनकी इंटेंसिटीज भी डिफरेंट होती हैं, और मिनिमा वो पूरी तरह से डार्क होती है उसमें इंटरफेरेंस के केस में, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक। अच्छा, स्लिट विड्थ की बात की, इसी के साथ साथ अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें, तो फ्रिंज विड्थ जनरली इंटरफेरेंस में सेम होती है, एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज की डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहती है। ठीक। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है।
अच्छा, अगेन इंटरफेरेंस में जो दो लाइट रेज इंटरफेयर कर रही हैं, सिंपल जो इंटरफेरेंस जिसे हमने बोला था, उसमें जो लाइट रेज इंटरफेयर कर रही हैं वो दो अलग अलग जगह से आ रही होती है। दो अलग अलग जगह का मतलब हुआ कि एक स्लिट हो सकती है और दूसरी स्लिट हो सकती है। दो डिफरेंट स्लिट से ही आ सकती हैं, एक सिंगल स्लिट से इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। या फिर ऐसा बोलें कि एक ही वेव फ्रंट के दो डिफरेंट पार्ट से आने वाले वेवलेट्स वो ही इंटरफेयर करते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, वो एक ही स्लिट से आने वाली लाइट रेज इंटरफेयर कर सकती हैं टू गिव द डिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे, ठीक, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि डिफ्रैक्शन के भी कोई टाइप होते हैं क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। वन इज जिसमें डिफ्रैक्शन में चाहिए क्या, हमें एक स्लिट चाहिए और एक लाइट रेज चाहिए, ठीक, और जहाँ पे वो पैटर्न आए वो एक स्क्रीन चाहिए। तो बस इन्हीं की हेल्प से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा एक सोर्स, जो लाइट का सोर्स है वो पॉइंट सोर्स हो, और जो ये क्या कहते हैं इसे, पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट जनरली पैरेलल नहीं होती, ठीक। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो लाइट सोर्स है वो ऑब्स्टिकल से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, ठीक, तब भी ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगी जो सोर्स से आ रही होंगी। और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन भी उस स्लिट से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हो, देन वी गेट ए पैटर्न, ठीक। इस पैटर्न को बोलते हैं फ्रेजनल क्लास ऑफ पैटर्न और फ्रेजनल क्लास ऑफ इंटरफेरेंस, वो डिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें जो जो सोर्स है वो स्लिट से फाइनाइट डिस्टेंस पर है या फिर सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, देन द इनकमिंग लाइट रेज जिनके बीच में डिफ्रैक्शन होगा वो पैरेलल ना होकर उनके बीच में कुछ एंगल होगा। और दूसरा क्लास ये हो सकती है कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हो। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो सोर्स इस स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो या फिर उसकी जो लाइट रेज हैं उन्हें किसी तरह से पैरेलल कर दिया गया हो आपस में। अगेन जो स्लिट है, स्लिट भी इनफाइनाइट पे हो या फिर इन दोनों में से कम कोई एक इनफाइनाइट पर हो, ठीक। स्लिट और सोर्स में से कोई एक या फिर दोनों ही अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हैं फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग मटेरियल या फिर स्लिट, देन वी गेट अनदर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। इन दोनों पैटर्न्स में डिफरेंस होता है, ठीक। एंड दिस क्लास इज नोन एज फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो इसमें पॉइंट सोर्स था या फिर फाइनाइट डिस्टेंस थी और यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस थी स्लिट से सोर्स की और स्लिट की, सोर्स की और स्क्रीन की। अगेन ये जो दूसरा वाला है, क्योंकि इसमें तो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक, और इसका मतलब ये हुआ इंटरफेयर करने के लिए लाइट रेज अपने आप तो मैच कर नहीं पाएंगी, एक साथ एक पॉइंट पे नहीं आएंगी, तो इसमें एक लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लेंस रिक्वायर्ड होता है फ्राउनहोफर क्लास में। हम जनरली अभी अभी अपनी क्लास में इसी की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये कैसे होता है इसके पर्टिकुलर्स, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेजनेल क्लास के पर्टिकुलर्स। हम केवल फ्राउनहोफर क्लास की जो डिटेल है वही डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में, ठीक है। अच्छा, अगेन इन दोनों में अभी डिफरेंस देखते हैं आगे। वो ये कि सपोज हमारा जो फ्रेजनेल क्लास था उसमें जो स्क्रीन थी, स्क्रीन इतनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आगे जो ये लाइन है यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे खाली है। तो जो भी लाइट रे आएगी यहाँ से फ्रेजनेल क्लास में किसी पॉइंट सोर्स से, वो इसमें से होकर पास होगी यहाँ तक, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन थी, तो ऑब्जेक्ट में से पास हुई, यहाँ तक डार्कनेस आ गई इसके थ्रू, और यहाँ पर कोई कुछ नहीं आया, यहाँ पर लाइट है, पूरी तरह से लाइट है, ठीक। तो होना ये चाहिए था, हमें केवल इस ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई देनी चाहिए, ठीक, सिंपली शैडो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें शार्प शैडो मिले ऐसा नहीं होता जनरली। अगर हम इसे एक्सपेंड करके देखें, देन वी सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न, जो एग्जैक्टली शैडो है, शैडो यहाँ कहीं तक है, ठीक, यहाँ कहीं तक शैडो थी, और उसके बाद पूरी तरह से हमें ब्राइटनेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस ब्राइटनेस में भी हमें कुछ डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। उसे अगर इंटेंसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पर पोजीशन है, ठीक है, एक्स। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेफ्ट की तरफ पूरा पूरा ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, जहाँ तक जो ऑब्जेक्ट था जो से लाइट रे को हिंडर कर रहा था वो यहाँ तक था, और उसके बाद पूरी तरह से ब्राइटनेस होनी चाहिए थी। इसे अगर एक्सपेंड करें तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक। यहाँ तक है ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो,
ठीक है, जो होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। उसके अंदर कुछ पॉइंट तक हमें थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी दिखाई देती है। ठीक, और ये इसलिए है क्योंकि वो जो लाइट रे थी वो थोड़ी सी बेंड हो गई, तो ये हमें थोड़ी सी इंटेंसिटी दिखाई दी। लेकिन आगे भी हमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सेम इंटेंसिटी दिखाई दे, आगे भी वो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है और जितनी होनी चाहिए थी इंटेंसिटी उससे भी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर से कम होती है, फिर से ज्यादा, फिर से कम, फिर से ज्यादा। ठीक, तो ये कुछ इंटेंसिटी का पैटर्न दिखाई देता है। और ये यहाँ पर मिनिमा मिला है, एंड दिस मिनिमा इज नॉट डार्क, एग्जैक्टली डार्क नहीं है। और ये जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा की इंटेंसिटीज भी सेम नहीं है, वो लगातार कम हो रही है और आगे जाकर इक्वल इंटेंसिटी हो जाती है जितनी होनी चाहिए थी। 1 का मतलब है जितनी एक्चुअल इंटेंसिटी होनी चाहिए थी इन एब्सेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेजनेल क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, नॉन जीरो मिनिमाज जिसमें मिलती हैं और मैक्सिमाज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज फाउंड होते हैं। अगेन अगर हम फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन की बात करें तो जनरली फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एक स्लिट से ही क्रिएट कराते हैं। ठीक, और उसमें पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, ये लाइट रेज बेंड करेंगी और हमें जो पैटर्न मिलेगा, पैटर्न कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, इस तरह का पैटर्न ग्राफिकली शो करें उसे तो ये है। और इसमें एग्जैक्टली इसके ठीक सामने एक हमें ब्राइट सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है जिसे हम 0th ऑर्डर इंटेंसिटी बोलते हैं, और उसका जो विड्थ है वो भी केवल इतना लिमिटेड नहीं होता, इसके आगे भी होता है, यहाँ तक इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम। फिर हमें डार्कनेस मिलती है, मतलब मिनिमा मिलता है, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा। और ये इंटेंसिटीज उन मैक्सिमास की लगातार कम होती जाती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है 0th ऑर्डर मैक्सिमा की, देन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर, अगेन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, इंटेंसिटीज कैसे मिलती हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, देन देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। जैसे फ्राउनहोफर के बारे में हमने पढ़ लिया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, फ्रेजनेल पे डिस्टेंस फाइनाइट होनी चाहिए ऑफ स्लिट फ्रॉम सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के केस में क्योंकि इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है तो पैरेलल लाइट रेज हैं, इसका मतलब जो वेव फ्रंट है वो भी, एक मिनट, यस, जो वेव फ्रंट है वो प्लेन है। ठीक, अच्छा, प्लेन कैसे भी किया जा सकता है, या तो सोर्स को ही इनफाइनाइट पे रख दें या फिर जो पॉइंट सोर्स है उसे किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे रख दें, फोकल पॉइंट पे रख दें, फर्स्ट फोकल पे रख दें। फ्रेजनेल क्लास में हम पैरेलल लाइट रेज का यूज नहीं कर रहे थे, मतलब जो वेव्स होती हैं जिनके बीच में डिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट हैज या वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, पैरेलल नहीं होता। पैरेलल केवल फ्राउनहोफर के केस में होगा। इसका मतलब इसमें हमेशा एक कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट होगी। फ्राउनहोफर के केस में, फ्रेजनेल के केस में देयर इज नो लेंस यूज। ठीक, अच्छा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सेंटर होता है हमेशा ब्राइट होता है, क्योंकि एक स्क्रीन, हमने स्लिट की बात की है और स्लिट के सामने हमेशा एक ब्राइट जो पैटर्न है, ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी हमेशा। लेकिन इसमें सेंटर जैसा तो कुछ है नहीं फ्रेजनेल के केस में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर हमेशा ब्राइट मिलेगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए जनरली हम एक स्लिट का यूज करते हैं या फिर ग्रेटिंग का यूज करते हैं, और इसके लिए फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन के केस के लिए हमें एक जोनल प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है। जोनल प्लेट तुम्हें पता नहीं होगी मुझे लगता है, और बाय चांस फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ोगे इसलिए जोनल प्लेट के बारे में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कुछ देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज जोनल प्लेट जिसका यूज फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक, इनफैक्ट जो हम जनरली लेंस का यूज करते हैं लाइट रे को फोकस करने के लिए, जोन प्लेट वही लेंस वाला वर्क करती है। तो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन होता है लाइट को कंसंट्रेट करना। ठीक, लाइट को कंसंट्रेट कर सकती है या लेंस की तरह से बिहेव कर सकती है वो जोनल प्लेट ड्यू टू फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। तो सिंपल पतली सी एक प्लेट होती है, उसकी थिकनेस हर जगह सेम होती है, बस कुछ लाइनें होती हैं उसमें, जोनल प्लेट बनाई जाती है। ठीक, और वो लेंस की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो या मैंने तेज जल्दी बोल दिया हो तो बताओ। ओके, अगर ऐसा है तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड ग्रेटिंग। तो ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग करेंगे सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होगा, देन डबल स्लिट एंड देन ग्रेटिंग। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट हम बात करते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं स्लिट का मीनिंग क्या है। ठीक, जब बार बार हमने सिंगल स्लिट डबल स्लिट कही तो कोई ट्राई करेगा? मुझे लगता है पता होना चाहिए व्हाट इज द स्लिट, स्लिट का मीनिंग क्या है। जतिन, जतिन बताओगे? व्हाट इज सिंगल स्लिट, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिट? नहीं? जशनप्रीत ट्राई करोगे? व्हाट इज स्लिट? जशन? इट्स नैरो कट और एग्जैक्टली। ठीक, स्लिट का मतलब है नैरो कट। नैरो का मतलब है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से बहुत ज्यादा हो, विड्थ कम हो लेंथ ज्यादा हो, दैट इज नोन एज स्लिट। ठीक, और इस केस में क्योंकि विड्थ कम है तो डिफ्रैक्शन विड्थ की डायरेक्शन में होगा, लेंथ की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो दिस इज विड्थ, तो विड्थ की डायरेक्शन में होगा। इस केस में हमने स्लिट को वर्टिकल खड़ा करके रखा हुआ है। यस, तो स्लिट, तो हमारा तरीका, हमारा जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा। एक स्क्रीन होगी, लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज स्लिट पर इंसिडेंट हो रही होंगी, और स्लिट कुछ ऐसे रखी होगी कि इसकी लेंथ वर्टिकल है और जो विड्थ है विड्थ हॉरिजॉन्टल है, और विड्थ के दोनों तरफ लाइट रे बेंड हो रही होगी, और एक लेंस के थ्रू वो सारी बेंडेड लाइट कॉन्सेंट्रेट हो रही होगी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। ठीक है, तो इधर यहाँ सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, उसके बाद कम इंटेंसिटी, फिर कम फिर कम फिर कम। ओके, तो हमारा तरीका क्या होगा? सिंपली हम लेंस को इसके पास रखेंगे, स्लिट के पास, और ये जो डिस्टेंस है लेंस की स्लिट से दैट इज वेरी लेस। ठीक, और ये लेंस होगा, लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, और वो स्लिट, वो जो स्क्रीन है इस लेंस के सेकंड फोकल पे रखी होगी। दिस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज वेरी हाई। ये इतनी ज्यादा लेंस की फोकल लेंथ हम रखेंगे कि जिसके लिए इन दोनों की स्लिट और लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम जनरली लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस और स्क्रीन से स्क्रीन की वो स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस को हम सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, विल से दैट इट इज एफ। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, दिस इज सिंगल स्लिट। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है ये लैम्डा के ऑर्डर की है। ठीक है, एक्सपेंड किया हुआ है, एंड इसकी स्लिट की विड्थ को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। सो ई इज द स्लिट विड्थ। लाइट रेज पैरेलल आ रही है, सो ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जब लाइट रेज यहाँ आएंगी तो लाइट रेज हर तरफ मुड़ जाएंगी, कुछ लाइट रेज सीधे चली जाएंगी, कुछ किसी एंगल से डिफ्रैक्ट होंगी, कुछ और ज्यादा एंगल से डिफ्रैक्ट होंगी, और कुछ दूसरी तरफ भी डिफ्रैक्ट होंगी। तो हम अपने डेरिवेशन के लिए एक काम करते हैं कि पैरेलल लाइट रेज से कोई बैंड होती हुई किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बैंड होती हुई लाइट रेज का ग्रुप ले लेते हैं। जो लाइट रेज यहाँ से इधर बैंड हो रही है, इधर बैंड हो रही है, इधर बैंड हो रही है, और जो कॉमन किसी एंगल थीटा से बैंड हो रही है, केवल उनका ग्रुप लेते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। और बाद में हम थीटा को जनरलाइज कर देंगे, थीटा बढ़ाते जाएंगे तो अगली वाली लाइट रेज के बारे में भी बात हो जाएगी, थीटा को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे तो इधर बैंड हो रही है लाइट रेज, उनके बारे में भी बात हो जाएगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी ऐसी है कि हम पर्टिकुलर एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट होती हुई लाइट रेज के बारे में बात करेंगे, जो कि इस स्लिट्स ऑफ विथ ई से डिफ्रैक्ट हो रही है, इससे बैंड हो रही है। ठीक, ये बेंडिंग कैसे हो रही है? हम ये मान के चलेंगे कि इस स्लिट के हर एक पॉइंट से जो भी लाइट रेज आ रही है, हर एक पॉइंट पर जो भी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, वो सारी बैंड हो रही है। उनमें से जो लाइट रेज थीटा एंगल पे बैंड हुई, हमने उन्हें चूज कर लिया अपने डिस्कशन के लिए। ठीक है, और वो लाइट रेज आगे जाकर इस लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, और लेंस उन्हें फोकस कर देता है स्क्रीन पर। ठीक, जो सीधे आएंगी लाइट रेज वो पी नॉट पॉइंट पर, स्क्रीन के पी नॉट पॉइंट पर कंसंट्रेट होंगी। जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होंगी वो सपोज P1 पॉइंट पर कंसंट्रेट होंगी। प्रॉब्लम आ रही है कि हम इस P1 पर इंटेंसिटी कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला मालूम करना चाहते हैं। ठीक, और इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा, दिस E। ठीक है, और जब इंटेंसिटी मिल जाएगी इस थीटा को चेंज करके हम हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्टेड लाइट रे का पैटर्न मिल जाएगा। सर इसमें W डैश का क्या काम? नहीं, काम तो इसका भी है, सबका ही है। ये दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट।
जब इंसिडेंट वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट होता है स्लिट पर, तो ये जो एरोज हैं, दीज आर द डिफरेंट लाइट रेज, ये सारे लाइट रेज बेंड हो जाती हैं। उनमें से थीटा एंगल पे जो बेंड है उनकी हमने बात की। तो दिस इज लाइट रे विच इज गेटिंग डिफ्रेक्टेड ड्यू टू दिस सिंगल स्लिट। ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो वेव फ्रंट आया वो अब थीटा एंगल से रोटेट हो गया। ठीक, हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, हमने ये जो लेंस पुट किया है, लेंस ऐसा लगता है कि दोनों के सेंटर पे इवन स्क्रीन के पास है, ऐसा नहीं है। ये केवल शो करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। ये लेंस इस स्लिट के ज्यादा पास में है और इससे बहुत दूर है। स्लिट से ले वो स्क्रीन से लेके लेंस तक की डिस्टेंस f है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उस f के लिए निग्लेक्टेबल है, उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होगा, हमें केवल ये P1 फाइंड करना, P1 पर इंटेंसिटी फाइंड करनी। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम करेंगे कैसे। तो हम एक काम करते हैं, हम केवल स्लिट को रखते हैं, इसका तो हम ज्यादा यूज है नहीं, तो इसे हम हटाते हैं फिलहाल। तो अब क्या है, डिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर दीज, और हमें आगे बढ़ते हैं। मेथोडोलॉजी क्या होगी, मेथोडोलॉजी के लिए हम तरीका क्या है, उसके लिए हम पूरी ई डिस्टेंस को नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक पार्ट अपने आप में एक सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा होगा, और वो नंबर ऑफ पार्ट्स, चलो उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड स्मॉल एन इज वेरी लार्ज। ठीक, तो मतलब हमने इस पूरी ई डिस्टेंस को एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा है, और उस सेकेंडरी सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनमें से थीटा डायरेक्शन वाले वेवलेट्स को हमने चूज कर लिया अपने डिस्कशन के लिए। ठीक है। और ये इंटरफेयर कैसे करेंगी, मतलब अब ये सारी डायरेक्टली जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर पहुंचती हैं, वो इंटरफेयर किस तरह से कर रही हैं, मतलब इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है वो निकालना है। पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और n लैम्डा बाय 2 होगा, n प्लस हाफ लैम्डा होगा, तब हमें मिनिमा मिलेगी। वही इंटरफेरेंस वाला तरीका। तो बस हर एक, पहले वाले के केस में हमने इंटरफेरेंस में ऐसा किया था, केवल 2 लाइट रेज के बारे में बात की थी। यहाँ पर n नंबर ऑफ लाइट रेज के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस के होंगे, तो हर एक एडजेसेंट लाइट रेज के बीच की जो पार्ट डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी अभी दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? हाँ, मैंने बोला कि ये जो ई डिस्टेंस है, इसे n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, और हर एक सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स स्पेस में हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। उनमें से थीटा डायरेक्शन में जो मूव कर रही है लाइट रेज, सेकेंडरी लाइट रेज, उन्हें चूज कर लिया है, और ये सारी n नंबर ऑफ लाइट रेज स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर कर रही होंगी। तो हमें इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन फाइंड करनी है कि ये जो लाइट रेज हैं वो किस तरह का इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे, या फिर कहीं भी 2 लाइट रेज के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा। ठीक, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा पार्ट डिफरेंस। तो ठीक, तो हमें वही पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। इवन क्योंकि ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज सेम डिस्टेंस के हम चूज करेंगे, इसलिए हर एक एडजेसेंट सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही होंगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस सेम ही होगा। पहली और दूसरे के बीच का पार्ट डिफरेंस, सेकंड एंड थर्ड के बीच का पार्ट डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ के बीच का पार्ट डिफरेंस आर द सेम। ठीक है। तो बस यही करना है हमें, वही पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है हमें, और पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा या n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल रखना है फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है ये तो देखो हमने एक स्लिट ली, इसकी डिस्टेंस e थी, ए बी इज द स्लिट। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हमने डिवाइड किए। ठीक, और हमने फिलहाल एक लाइन, अगर जो स्ट्रेट जाएगी जो लाइट रे, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। ठीक, यहाँ से हर एक पॉइंट से लाइट रेज निकल रही होंगी जो आगे मूव कर रही होंगी। ठीक। अच्छा हाँ, जब भी हम फिगर की बात करेंगे इस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, तो लेंस के बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन हम लेंस को यहाँ पे रखेंगे नहीं। लेंस को रखने से ये जो फिगर है, फिगर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, इसलिए लेंस को रखा नहीं जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है लेंस है नहीं, मानकर चलना कि वहां पे लेंस रखा हुआ है। ओके, तो अब क्या हुआ, हर एक पॉइंट से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर एक सेकेंडरी सोर्स से लाइट रेज निकली, लाइट रे नंबर 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज nth नंबर ऑफ लाइट रे।
और उनका एंगल थीटा है, ठीक, हर एक का एंगल थीटा, यही चूज किया है, ठीक। अच्छा, अब हम अगर बात करें पहली वाली और nth लाइट रे के बीच के पाथ डिफरेंस की, तो उसका तरीका क्या है, सिंपली यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये बी सी ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड nth लाइट रे। एम आई राइट? गलत तो नहीं किया ना कुछ? तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो ए सी इज द पैरेलल वेवफ्रंट नाउ, और उसके बाद तो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा नहीं, तो बी सी दिस इज द पाथ डिफरेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है? अगर अच्छा ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बी ए सी, कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर क्या बोला आपने? मैंने पूछा कि थीटा इफ क्यों थीटा? एग्जैक्टली मैंने पूछा था ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल सी ए बी क्या होगा? तो ये भी थीटा होगा। क्यों? कि ये इसके परपेंडिकुलर है ए बी और इस लाइन के परपेंडिकुलर है ए सी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होने वाला है। तो अगर ये थीटा है तो बी सी ये कितना होगा? एग्जैक्टली अगर ये थीटा है तो ए बी इज ई, तो ई कॉस थीटा तो है ए सी और ई साइन थीटा होगा बी सी। So the total path difference between lattice number 1 and lattice number n is e sin theta। ठीक है? अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस के लिए क्या करते थे? 2 पाई बाय लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सिंपली 2 पाई बाय लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट लाइट रे इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स e sin theta। इज दैट करेक्ट? और अब हम मालूम करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का, सेकंड एंड थर्ड के बीच का पाथ डिफरेंस। तो क्या करें, पहली और nth लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस तो ये है, तो पहली और दूसरी लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? 2 पाई लैम्डा ई साइन थीटा बाय n। यस, Divide by बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइडेड बाय n। तो हमने सिंपली n से डिवाइड कर दिया और हर एक लाइट रे के बीच का, एडजेसेंट लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस आ गया और उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, तो अब हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी सिचुएशन है कि पहली और सेकंड लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस 2 पाई, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का पाथ डिफरेंस 3 पाई एंड 4 पाई एंड 5 पाई एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास देयर आर n नंबर ऑफ लाइट रेज और हर एक लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस हमें पता है। हर एक लाइट रे भी बिल्कुल एक तरीके की है क्योंकि एक ही वेव फ्रंट से निकली है, सारी कोहेरेंट तो है ही है, ठीक, एक ही तरीके की लाइट रे। अच्छा, हर एक सोर्स की जो डिस्टेंस थी वो भी सेम थी, मतलब सबका एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो सपोज ये जो इंसिडेंट लाइट रे थी उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए था और उसे n से डिवाइड कर दिया। कैपिटल ए बाय n इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच लाइट रे और उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो, तो सबका एम्पलीट्यूड ए है, सबका जो सबके बीच में जो फेज डिफरेंस आता जा रहा है वो डेल्टा आता जा रहा है और इन सबको इकट्ठा होना है स्क्रीन पर। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बस ये मालूम करना है। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो क्या करते हैं, चलो भाई रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ही तो है हर एक के बीच का। लाइट रे हमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, एंड दैट इज वेक्टर। तो पहला वेक्टर पहली लाइट रे और दूसरी लाइट रे के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा होने का मतलब है पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के बीच का एंगल इज डेल्टा, ठीक। तो अब दो लाइट रेज को सुपरपोज कराने का मतलब होगा ये दो जो एम्पलीट्यूड्स हैं जिनके बीच का एंगल डेल्टा है, बस इनका रिजल्टेंट मालूम कर लो। तीन को ऐड कराने का मतलब क्या होगा कि तीन वेक्टर जिनके बीच का एंगल पहले से डेल्टा एंड 2 डेल्टा है उन सबको ऐड कर लो वेक्टोरियली। ये सही है? क्या मैंने बोला कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है किसी भी तरीके से सोचें। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड था उनके बीच में डेल्टा डिफरेंट एंगल है। अगर हम केवल इन दो वेक्टर्स को ऐड कर लें वेक्टोरियली, दैट विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू लाइट रेज। ये बोला मैंने। इसी तरह से पहली दो, फिर ये तीन, फर्स्ट तीन, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, इन सबको ऐड करना है वेक्टोरियली।
मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो पहली वाली लाइट रे, सेकंड लाइट रे, इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा, थर्ड लाइट रे का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम ही है, और इन दो पहली सेकंड एंड थर्ड इन दोनों के बीच का वो जो एंगल है वो भी डेल्टा, थर्ड एंड फोर्थ इनके बीच का जो एंगल है वो भी डेल्टा। ठीक, जो फेज डिफरेंस है वो एंगल की तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हमें ऐड करना है पॉलीगॉन मेथड से। तो अगर हम उस तरीका क्या है, पहला वाला वेक्टर रखें, उसके एरो से स्टार्ट करके दूसरा वेक्टर रखें, फिर थर्ड वेक्टर रखें, एंगल को रखते जाएं, और लास्ट में पहले वाले की टेल एंड लास्ट वाले का एरो इन दोनों को मैच कर दें। दिस डिस्टेंस इज द रिजल्टेंट। ऐसे ही करते थे ना। तो जब मैंने अभी तक बोला वो बता, वो क्लियर है या नहीं? इन सब का रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका निकाला है। अदरवाइज अगर हम टेक्नोमेट्रिकली इसे सॉल्व करते एन नंबर को, दो को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं टेक्नोमेट्रिकली सॉल्व, लेकिन जब नंबर बढ़ता है, एन नंबर हो जाते हैं, तब उन्हें टेक्नोमेट्रिकली सॉल्व तो नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, अगली बार एक काम करेंगे, वो टेक्नोमेट्रिकल तरीका भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिलहाल हम करते हैं ज्योमेट्रिकल तरीका या सिंपल वेक्टोरियल तरीका। तो बताओ, मैंने जो बोला वो क्लियर है? मैंने ये बोला कि n नंबर ऑफ सेम इक्विवेलेंट लाइट रेज जिनके बीच के एंगल्स हमें पता है, फेजेस पता है, उन्हें उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उस रिजल्टेंट के लिए हम पॉलीगॉन मेथड का यूज करते हैं। हर एक के एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर सपोज करते हैं और फेज डिफरेंस को उनके बीच का एंगल मान के चलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके तो अब बस अगर ये क्लियर है तो आगे की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वो ये कैसे करें इन सबको ऐड? तो एक काम करते हैं सर, टाइम हो गया। सर अगली क्लास का टाइम हो गया सर, ओके 9:50 हो गया। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका हम समेशन लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक रखते हैं आज, और कल डिस्कस करते हैं यहाँ से आगे। थैंक यू ओके सर। देन, ओके।